वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेकी स्पोर्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टैक्स नोटिस के ऊपर। तो हमारे जो प्रीवियस टॉपिक्स वगैरह चल रहे थे वो भी मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो करंट टॉपिक है वो अपील्स वाला चल रहा था। हम इनकम टैक्स की अपील्स फाइल करना सीख रहे थे, तो वो टॉपिक जो है वो भी चल रहा है। उसके ऊपर भी वीडियोज़ जो है डेली बेसिस पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, वो भी आप देख लें ताकि आपको इनकम टैक्स की अपील जो है वो फाइल करनी आ जाए, उसकी टॉपिक के ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप हो जाए। तो साथ साथ मैंने ये डिसाइड किया था कि आपको जो टैक्स नोटिसेस आते हैं टैक्स पेयर्स को, वो भी आपके साथ शेयर करूँ। हम टैक्स नोटिसेस जो है वो रीड किया करेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होंगी उनको डिस्कस किया करेंगे डिटेल से। फिर हम उनके रिप्लाई बनाना सीखेंगे और इसके साथ जो एविडेंस वगैरह अटैच होते हैं वो कौन कौन से आपने करने होते हैं, और टैक्स नोटिस जो है वो ख़त्म कैसे करवाने हैं आपने, ये सारी चीज़ें जो है हम सीखेंगे साथ साथ। तो हमारा इनकम टैक्स की अपील्स वाला जो टॉपिक है वो कंटिन्यू रहेगा, उसके ऊपर भी हम वीडियोस जो है बनाते रहेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। वो डेली बेसिस पे उसकी भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, और साथ साथ जो है हम डेली बेसिस पे जो है वो टैक्स नोटिस को डील करना भी सीखेंगे कि टैक्स नोटिस कैसे होते हैं, किस तरह के टैक्स नोटिस जो हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी टैक्स पेयर को आते हैं, फिर उनके आपने रिप्लाई कैसे बनाने हैं और टैक्स नोटिस को ख़त्म कैसे करवाना है। तो आज की वीडियो में भी हम एक टैक्स नोटिस को डिस्कस करेंगे, और इस टैक्स नोटिस को हम सबसे पहले रीड करेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम इस टैक्स नोटिस के रिप्लाई वगैरह बनाने सीखेंगे, और उसके बाद जो है इस टैक्स नोटिस को कैसे ख़त्म करवाना है वो भी हम देखेंगे। आज का जो टैक्स नोटिस है वो है सेक्शन जो है 122 सब सेक्शन 9 है, नोटिस टू अमेंड असेसमेंट। ये वाला जो टैक्स नोटिस है ये हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, और इसके बाद इसका हम रिप्लाई भी बनाएंगे। जितने भी रिप्लाईज वगैरह बनेंगे सारी चीज़ें जो है इसको एंड तक लेके जाएंगे, सारी चीज़ें डिस्कस भी करेंगे, और इसके बाद जो है इस टैक्स नोटिस को ख़त्म कैसे करवाया है वो भी हम देखेंगे। और इसका एफबीआर की तरफ से जो टैक्स पेयर को फाइनल ऑर्डर मिला है कि ये वाला जो टैक्स नोटिस है ये ख़त्म हो गया है आपका, वो ऑर्डर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी हम देखेंगे ऑर्डर, उसको रीड करेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आज का जो टैक्स नोटिस है वो है हमारा सेक्शन 122 सब सेक्शन 9 है, नोटिस टू अमेंड असेसमेंट। इस नोटिस के अंदर जो भी सेक्शंस वगैरह होंगे वो हम रीड नहीं करेंगे, वो रीड करना जो है वो आपका काम है। वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब आपने ये टैक्स नोटिस वगैरह जो डील करने हैं, और इसके अलावा टैक्स का जितना भी ये मैं कोर्स आपको करवा रहा हूँ, फ्री करवा रहा हूँ, तो ये चीज़ है कि इस कोर्स को स्टार्ट करते वक्त मैंने आपको बताया था कि आप टैक्स को किस तरह रीड कर सकते हैं। मैंने आपके साथ 2 बुक्स भी शेयर की थी कि आप इन 2 बुक्स से जाके रीड कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रीड करके समझ आ जाती है तो अच्छी बात है, आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को भी डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से समझ नहीं आती, वहाँ पे चीज़ें कम्प्लेक्स लिखी हुई हैं, अगर आपको वहाँ से समझ नहीं आ रही, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है कि आप अपनी इनकम टैक्स को रीड करने के लिए जो 2 बुक्स मैंने आपके साथ शेयर की थी वहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं। वहाँ पे ईजी लैंग्वेज में चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप वहाँ से रीड करेंगे तो आपको वहाँ से आसानी से समझ आ जाएगी। तो साथ साथ आपने इनकम टैक्स की जो है इसके नोटिस वगैरह जब आप सीखेंगे तो आपने इसके अंदर जो सेक्शंस वगैरह होंगे वो भी साथ साथ रीड करने हैं, ताकि आपको टैक्स नोटिस की अच्छी तरह समझ आ जाए और आप इसके अच्छे रिप्लाई वगैरह रेडी कर सकें। तो यहाँ पे नेम वगैरह और एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो टैक्स पेयर का है वो मैंने हाइड किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है नोटिस अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 9 रीड विद सेक्शन 122 सब सेक्शन 1/सब सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये जो 2 सेक्शंस हैं ये आप जाके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से भी रीड कर सकते हैं, और जो 2 बुक्स मैंने आपको बताई थी वहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं, आपकी मर्जी जहाँ से आपको इजी लगे वहाँ से जाके आप इसको रीड करें। टैक्स नोटिस को समझने से पहले जो मैं आपको वीडियो में इसमें समझाऊंगा, आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगा, इससे पहले आपने जाके ये 2 सेक्शन रीड कर लेने हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये सेक्शंस के अंदर क्या लिखा हुआ है, इन सेक्शंस का क्या पर्पस है, और इसकी वजह से जो नोटिस आते हैं उसका क्या पर्पस होता है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आप सेक्शन रीड करें, उसके बाद जो है आप ये वीडियो देखना स्टार्ट करें। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है प्लीज रेफर टू द अबव नोटेड सब्जेक्ट वेयर एज यू हैव ई फाइल्ड योर रिटर्न ऑफ इनकम वेल स्टेटमेंट एंड
wealth reconciliation statement for the tax year 2016 which is deemed to be assessed under section 120 of the income tax ordinance। जो sections यहाँ पे mention होंगे इनकम टैक्स नोटिस में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से जाके आपने वो रीड करने हैं। पर्सवर ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट गोज ऑन टू शो दैट नो मोटर व्हीकल हैज बीन डिक्लेयर्ड। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं और रीड कर लूँ, फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ है इसमें। उसके बाद यहाँ पे आगे लिखा हुआ है एज पर डेफिनेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद दिस ऑफिस यू हैव परचेज्ड फॉलोइंग मोटर व्हीकल ड्यूरिंग टैक्स ईयर द डिटेल ऑफ विच आर एज अंडर। उसके बाद नीचे व्हीकल की रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह लिखी हुई है, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि मैंने ऐड किया हुआ है, इसके बाद व्हीकल की प्राइस है जो कि ये वाली है 21,53,000 है। अब ये जो केस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये केस है एक टैक्स पेयर है, उसने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की है, उसमें उसने जो है व्हीकल की जो अमाउंट है उसने लिख दी है अदर एसेट्स में। जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो ये टैक्स रिटर्न आपने कैसे फाइल करनी होती है, सैलरी इनकम की और बिजनेस इनकम की और दूसरी पार्टनरशिप की, ये सारी चीज़ें भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनके टैक्स रिटर्न आप कैसे बनाते हैं, इनके फॉर्मेट वगैरह भी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं कि एक्सेल के ऊपर आपने कैसे वर्किंग करनी है, फिर एक्सेल से लेके आपने एफबीआर के पोर्टल के ऊपर कैसे लेके जानी है, वहां पे कैसे आपने टैक्स रिटर्न्स अपनी फाइल करनी है, सैलरी इनकम की या बिजनेस इनकम की। और इसके अलावा पार्टनरशिप की और कंपनी की जो है वो पेंडिंग है, वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्द जो है उनके फॉर्मेट भी शेयर करूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनरशिप बिजनेस की और कंपनी की आपने टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी होती है। तो ये टैक्स पेयर जो है इसने जो रिटर्न खुद फाइल की है या किसी कंसल्टेंट से करवाई है जिसको पता नहीं चला, लेकिन उसने जो है अपनी जो ये गाड़ी वगैरह परचेज की थी वो उसने उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिखने की बजाय उसने उसको अदर एसेट्स में लिख दिया। कोई इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का नेम वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई चीज़ जो है उसने प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं की और उसने उसकी जो प्राइस है वो भी ठीक तरीके से मेंशन नहीं की। उसके बाद ये उसने प्राइस वगैरह मेंशन की है, तो ये टैक्स रिटर्न में उसने प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, इसलिए उसको नोटिस आ गया। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब भी टैक्स रिटर्न जो है आपने करवानी है, अगर आप खुद करेंगे तो आपको टैक्स रिटर्न का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, सेक्शंस का आपको पता होना चाहिए, अच्छी ग्रिप होगी तब आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो खुद फाइल करें, अदरवाइज किसी कंसल्टेंट से करवाएं। और जब आप किसी कंसल्टेंट से करवाएं तब भी आपने किसी अच्छे कंसल्टेंट से करवानी है, तो ताकि आपको फ्यूचर में नोटिस ना आए। लोग जो है वो ऐसा करते हैं कि जब टैक्स रिटर्न करवाने का टाइम आता है तो वो या तो खुद करने बैठ जाते हैं, उनको चीज़ों का पता नहीं होता, टैक्स ऑर्डिनेंस का नहीं पता होता, सेक्शंस का नहीं पता होता, या फिर वो किसी ऐसे कंसल्टेंट से करवा लेते हैं, कम पैसे दे के करवा लेते हैं कि बस हमारा जो है ना एक्सपेंस ज़्यादा ना आए टैक्स रिटर्न पे, बस हमारी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल हो जाए, बस जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन उसका नुकसान उनको बाद में होता है। अब इस बंदे ने भी मे भी ऐसे ही किया होगा, इसने टैक्स रिटर्न करवा लिया, खुद किया या किसी कंसल्टेंट से करवा लिया जिसको पता नहीं चला, उसने उसकी टैक्स रिटर्न में एक मिस्टेक कर दी, उसकी वजह से इसको नोटिस आ गया। जब ये नोटिस आ जाते हैं तो फिर इनको ख़त्म करवाना ये भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस वगैरह आ जाते हैं, फिर आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं जब आपको टैक्स नोटिस आ जाते हैं। तो आपने अपनी टैक्स रिटर्न करवाते वक्त बहुत एहतियात करनी है। एक दफ़ा आप टैक्स रिटर्न करवा लेते हैं तो आपको फ़ौरन नोटिस नहीं आता, आपको कुछ सालों के बाद आपको उसका नोटिस आ जाता है, ठीक है, अगर आपकी टैक्स रिटर्न में मिस्टेक्स होंगी। तो इसलिए आपने अपनी टैक्स रिटर्न किसी अच्छी जगह से अच्छे कंसल्टेंट से करवानी है। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, इसकी टैक्स रिटर्न में मिस्टेक थी इसलिए इसको नोटिस आ गया। इसके बाद हम रीड करते हैं, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है अंडर दी सर्कमस्टेंसेज आई कंसीडर नेसेसरी दैट द असेसमेंट ऑर्डर ट्रीटेड एज इशूड अंडर सेक्शन 120 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 द डेट ऑन विच द रिटर्न वाज फाइल्ड फॉर द टैक्स ईयर नीड्स अल्टरेशन एंड टू मेक एडिशन टू द इनकम बाय अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 122 सबसेक्शन 5 रीड विद द सेक्शन 111 of the income tax ordinance 2001 for imposition of correct amount of tax for the tax year। अब यहाँ पे मसला इसको ये हो गया कि वो कह रहे हैं कि आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो सही ऐड नहीं की, इसलिए हम आपकी जो टैक्स रिटर्न है उसमें अल्टरेशन करेंगे और ये अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स लगाएंगे। अब इस टैक्स पेयर के लिए तो मसला बन गया ना, छोटी सी इसने गलती की है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं लिखी, रिटर्न में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, अब इसकी वजह से इसको नोटिस आ गया और टैक्स ऑफिसर जो कह रहा है कि आपने जो गलती की है, आपने टैक्स जो है वो आपने प्रॉपर पे
नहीं किया इस अमाउंट के ऊपर, इसलिए हम इस आपकी टैक्स रिटर्न में अल्टरेशन करेंगे और इसके ऊपर इस अमाउंट के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आपकी क्रिएट करेंगे और आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद लिखा हुआ है इन व्यू ऑफ द सिचुएशन अबव एंड अमेंडमेंट एंड amended assessment is necessary under section 122 subsection 5 1 and 5 of the income tax ordinance 2001. The undersigned therefore require you to produce or cause to be produced your reply with supporting material evidence to this notice at my office on the date and time mentioned below. अभी वो यहाँ पे यही कह रहा है कि आपका ये जो हम नोटिस वगैरह इशू कर रहे हैं, ऑर्डर इशू कर रहे हैं, तो आपने जो है इसके सपोर्ट में या डिफेंस में आपने जो हम डेट मेंशन कर रहे हैं उस डेट तक आपने जो है इसके सपोर्ट में आपने अपना एविडेंस वगैरह प्रोवाइड करने हैं, अपने डिफेंस में जो भी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड करें। उसके बाद लिखा हुआ है इट इज़ पर्टेन टू मेंशन हियर दैट इन केस ऑफ अनसेटिस्फैक्टरी रिप्लाई द इन्वेस्टमेंट मेड इन परचेज ऑफ सेड मोटर व्हीकल अमाउंटिंग टू 21,53,000 विल बी ट्रीटेड एज अनडिक्लेयर्ड कंसील्ड सोर्स ऑफ इनकम विच इज टू बी इंक्लूडेड इन योर इनकम under section 111 subsection 1b of the income tax ordinance as income from other source which as per requirement of law is chargeable to tax for the tax year 2016। अब ये देखें इसके लिए मसला बन गया ना टैक्स पेयर के लिए। वो कह रहे हैं कि आपने ये जो इन्वेस्टमेंट की है, आपने गाड़ी परचेज की है, जो कि आपने प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं दी, टैक्स रिटर्न में अच्छी तरह इसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, तो वो टैक्स पेयर वो जो कह रहा है कि अगर आपका रिप्लाई आप जो देते हैं डिफेंस में, इस नोटिस के डिफेंस में कोई भी आप अपना रिप्लाई वगैरह देते हैं या एविडेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, अगर वो ठीक नहीं होते, वो अनसेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई होता है, हम उस रिप्लाई से और आपके एविडेंस वगैरह से सेटिस्फाई नहीं होते, तो फिर क्या होगा, हम ये कंसीडर करेंगे कि आपने ये जो इन्वेस्टमेंट की है, मोटर व्हीकल परचेज की है, इसको हम अनडिक्लेयर या कंसील्ड सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करेंगे। मतलब कि हम इसको ये समझेंगे कि आपने ये इनकम जो है छुपाई है और हम इस इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बना देंगे और इसके ऊपर जो भी टैक्स बनता होगा वो आपको लगाएंगे, वो आपको पे करना पड़ेगा। हालांकि उसने तो ये अमाउंट जो है उसने इस अमाउंट से अपनी व्हीकल परचेज किया, लेकिन गवर्नमेंट वाले जो कह रहे हैं, टैक्सेशन ऑफिसर कह रहा है कि आपने जो है ये प्रॉपर चीज़ें नहीं प्रोवाइड की, यहाँ एक तो अच्छी तरह डिक्लेयर नहीं किया रिटर्न में, दूसरा अगर आप इसका रिप्लाई अच्छी तरह नहीं देते, हम उस रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं होते, आपके एविडेंस से सेटिस्फाई नहीं होते, तो फिर हम इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कर देंगे और हम ये समझेंगे कि आपकी ये कंसील्ड इनकम है या अनडिक्लेयर्ड इनकम, और इसके ऊपर जो भी टैक्स होगा वो आप लायबिलिटी क्रिएट करेंगे वो आपको वो पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि टैक्स रिटर्न जो होती हैं वो आपने बहुत एहतियात से जो है वो करवानी होती हैं, किसी अच्छे कंसल्टेंट से करवानी होती हैं। और अभी ये जो नोटिस आ गया इसका रिप्लाई भी है, ये भी आपको अच्छे तरीके से देना पड़ेगा, किसी अच्छे कंसल्टेंट से ये रिप्लाई तैयार करवाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप ये किसी अच्छे कंसल्टेंट से नहीं करवाते या खुद करने बैठ जाती हैं, अगर आपको चीज़ें अच्छी तरह नहीं आती, तो फिर जाहिर सी बात है वो आपका रिप्लाई भी एक्सेप्ट नहीं होगा, वो सेटिस्फाई नहीं होगा कमिश्नर आपके रिप्लाई से और एविडेंस से, फिर आपको ये टैक्स लायबिलिटी जितनी भी बनेगी वो भी आपको पे करनी पड़ जाएगी। तो ये आपके लिए ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है यू आर देयरफॉर अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हियर्ड टू द प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। प्लीज नोट दैट इफ you or your representative duly authorized to represent you in assessment proceedings fail to attend the office or furnish unsatisfactory reply before the undersigned would be constrained to amend the assessment on the basis of material available on record, which may also entail further legal punitive action in accordance with law। Date of compliance जो है वो उसने बता दिया, वो यही कह रहा है कि अगर आप ये खुद रिप्लाई इसका देते हैं या आप किसी को अपॉइंट करते हैं अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को, वो आपके ब्याह पे आके ये सारे रिप्लाई वगैरह या एविडेंस वगैरह देता है, और वो अगर रिप्लाई वगैरह जो होंगे और एविडेंस अच्छे नहीं होंगे, प्रॉपर नहीं होंगे, हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते, तो फिर आपकी लायबिलिटी क्रिएट करेंगे और आपके अगेंस्ट जो भी लीगल जो है एक्शन है वो भी हम लेंगे। और उसके बाद जो है उन्होंने बता दिया है कि आप इस डेट तक जो है अपना रिप्लाई वगैरह सबमिट करें। अब ये जो टैक्स पेयर है इसका जो केस है, इसमें जो इसको ये नोटिस आ जाता है, उन्होंने ये डेट वगैरह भी बता दी है कि इस डेट तक आपने ये रिप्लाई वगैरह सबमिट करवाना है। इस टैक्स पेयर ने इस चीज़ को इग्नोर किया, मे भी इसने इस चीज़ को जानबूझ के इग्नोर किया हो या इसको पता
नहीं चला हो टैक्स नोटिस का कि इसको टैक्स नोटिस आया है या नहीं आया। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपको जब टैक्स नोटिस आता है तो वो आपको हार्ड कॉपी में डिलीवर करें या फिर वो आपको ऑनलाइन आपकी जो FBR पोर्टल होता है जहाँ पे आपकी टैक्स रिटर्न होती है वहाँ पे आपको आ जाता है। आपको हार्ड कॉपी में आपके जो एड्रेस वगैरह होता है वहाँ पे वो डिलीवर नहीं होता। पहले जो है आपको जितने भी टैक्स नोटिस वगैरह आते थे वो जब भी आता था तो आपके घर पे या आपका बिजनेस एड्रेस जो भी होता था वहाँ पे आपको जो टैक्स ऑफिस की तरफ से जो भी बंदा आता था कुरियर वाला वो आपको डिलीवर करके जाता था। लेकिन जो है अब इन्होंने ये चीज़ जो है चेंज की हुई है। अब जो आपको नोटिस वगैरह आते हैं वो हार्ड कॉपी में नहीं आते। जितने भी आपको नोटिस आते हैं वो आपको FBR का पोर्टल जहाँ पे होता है जहाँ पे आपकी टैक्स रिटर्न्स वगैरह फाइल की होती हैं वहाँ पे आते हैं। तो आपका जो कंसल्टेंट वगैरह होता है जहाँ से आप ये टैक्स रिटर्न्स वगैरह करवाते हैं वो ये सारी चीज़ें मैनेज करेगा या फिर आपको ये खुद सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। तो अगर तो आप अपने टैक्स मैटर्स को खुद डील कर रहे हैं तो फिर आप जो है कुछ दिनों के बाद, मंथ के बाद या कुछ टाइम के बाद आपको चाहिए कि आप अपना लॉगिन करें और वहाँ पे चेक करें आपको किसी किस्म का कोई नोटिस आया है या नहीं आया। और अगर आप ये सारा काम किसी कंसल्टेंट से करवा रहे हैं तो फिर उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको ये बताए। और ये चीज़ होती है कि आप अपने कंसल्टेंट से ये चीज़ डील भी करें कि हमारे जितने भी मैटर्स वगैरह होंगे वो एनुअली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे वो डील करेगा। तो फिर आप जो भी चार्जेस वगैरह उसके होंगे वो आप उसको प्रोवाइड करें। सम टाइम लोग ऐसे होते हैं कि बस जस्ट साल के बाद अपनी टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करवा लेते हैं लेकिन फिर वो किसी चीज़ को चेक वगैरह नहीं करते। उनको नोटिस वगैरह आए होते हैं उनके वो प्रॉपर टाइम पे रिप्लाई वगैरह सबमिट नहीं करवाते तो फिर उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात बन जाती हैं। फिर उनके जो टैक्स नोटिस वगैरह हो जाती हैं उनकी डेट वगैरह गुजर जाती है तो फिर उन चीज़ों को ख़त्म करवाना उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। फिर उनके ऊपर एक्सपेंसेस ज़्यादा आते हैं। तो इस टैक्स पेयर ने भी सेम इसी चीज़ को किया। इसने अपने टैक्स नोटिस वगैरह को चेक नहीं किया और प्रॉपर इसका रिप्लाई वगैरह सबमिट नहीं करवाया तो इसकी डेट गुजर गई है। उसके बाद जो है इसको दोबारा एक रिमाइंडर आता है कमिश्नर की तरफ से। ये जो इसको दोबारा रिमाइंडर आता है वो भी हम रीड कर लेते हैं कि रिमाइंडर के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है, असाइनमेंट में लिखा हुआ है रिमाइंडर इशू। जो प्रीवियस डेट थी, कंप्लायंस डेट थी ये वाली, इस डेट को इस टैक्स पेयर ने किसी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं दिया। ना ये खुद गया है टैक्स ऑफिस में रिप्लाई सबमिट करवाने, ना इसने किसी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेजा इसके बिहाफ पे कि ये टैक्स नोटिस जो है इसको डील करे, इसका रिप्लाई वगैरह जमा करवाए और इसके एविडेंस वगैरह अटैच करके। तो इसने कुछ नहीं किया, हर चीज़ को इग्नोर किया। इसको दोबारा जो है एक आता है रिमाइंडर। अब यहाँ पे देख लें कि डॉक्यूमेंट डेट क्या है, 4 दिसंबर 2020 को ये नोटिस आया और इसकी ड्यू डेट उन्होंने क्या बताई थी, ये वाली, ये 10 दिसंबर उन्होंने बताई थी। यहाँ पे भी उन्होंने बताई हुई है, ये उन्होंने ड्यू डेट बताई थी कि इस डेट तक आपने अपना रिप्लाई जमा करवाना, लेकिन इसने इस चीज़ को इग्नोर किया। फिर इसको दोबारा एक रिमाइंडर आता है, असाइनमेंट जो है उसमें लिखा हुआ है रिमाइंडर इशूड। असाइनमेंट डेट जो है वो उन्होंने बताई हुई है, ये देखें 15 सितंबर 2021 को। पहले जो इसको सबसे पहला नोटिस आता है वो 2020 में आता है। फिर इसको कुछ टाइम के बाद दोबारा रिमाइंडर आता है उसी नोटिस का। ये उन्होंने बताई हो इसकी असाइनमेंट का डेट और ड्यू डेट उन्होंने ये वाली 21 बताई है, 21 सितंबर 2021। फिर ये कमिश्नर का नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, इस असिस्टेंट कमिश्नर ने ये रिमाइंडर इशू किया है इस टैक्स पेयर को। उसके बाद यहाँ पे टैक्स पेयर का नेम था जो कि मैंने हाइड किया हुआ है। अब हम रीड कर लेते हैं कि इसका जो रिमाइंडर आया है दोबारा इसी नोटिस का, इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। इसमें उसने लिखा है प्लीज रेफर टू दिस ऑफिस अर्लियर शो कास्ट नोटिस अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 9। फिर उसके बाद जो उन्होंने 111 सेक्शन रीड विद सेक्शन जो है 122 सबसेक्शन 15 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डेटेड, ये लिखी हुई है डेट। उन्होंने ये बताया हुआ कि ये जो हम पहले भी आपको ये वाले सेक्शंस के अंडर इस डेट पे आपको नोटिस हम इशू कर चुके हैं, शो कास्ट नोटिस। ये देखें डॉक्यूमेंट डेट लिखी हुई है ना 4 दिसंबर 2020। वो कह रहे हैं कि हम इस डेट को पहले ऑलरेडी आपको एक शो कास्ट नोटिस जो है वो इशू कर चुके हैं। उसके बाद लिखा हुआ है विच वाज सर्व्ड ऑन यू थ्रू आईआरएस एज वेल एज कुरियर सर्विसेज, विच वाज सर्व्ड अपॉन यू थ्रू आईआरएस एज वेल एज कुरियर सर्विसेज बट नो कंप्लायंस वाज मेड बाय यू। यहाँ पे उन्होंने ये चीज देखी मेंशन भी किया कि ये जो टैक्स नोटिस था वो हमने आईआरएस जो पोर्टल है वहां पे भी इशू किया हुआ है और कुरियर सर्विसेज के जरिए भी भेजा हुआ है। अब ये देखें कि ये नोटिस जो है वो पुराना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये 2021 का, अभी 2024 चल रहा है। तो अभी जो नोटिस जो है पहले वो कुरियर के जरिए भी आपको हार्ड कॉपी में भेजते थे, लेकिन अभी जो है आपको हार्ड कॉपी में नोटिस वगैरह नहीं आते, आपको सारे नोटिस वगैरह ऑनलाइन ही आते हैं। फ्यूचर में मोर अमेंडमेंट्स वगैरह आएंगी, सारी चीज़ें डिजिटल
डिजिटलाइज होंगी, फिर भी आपको जो है सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो जाएंगी। तो जितने भी नोटिस फ्यूचर में आपको आएंगे वो सारे ऑनलाइन ही होंगे। तो इसलिए आपने खुद चेक करना होता है अपने FBR पोर्टल को, या अपने कि जो कंसल्टेंट वगैरह होगा उसने ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं कि टैक्स पेयर को किसी किस्म का कोई नोटिस आया है या नहीं आया। अगर कोई नोटिस वगैरह आ जाता है तो फिर वो फ़ौरन अपने टैक्स पेयर जो होता है, क्लाइंट उसका होता है, उससे डिस्कस करता है और उसकी प्रॉपर कंप्लायंस वगैरह विद इन ड्यू डेट करता है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है हाउएवर योर केस इज़ अगेन फिक्स्ड। पहले जो उन्होंने यहाँ पे टैक्स पेयर्स को जो है एक अपॉर्चुनिटी दी थी हेयरिंग की, यहाँ पे ये उन्होंने बताया हुआ है ना, यू ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर्ड टू द प्रोसीडिंग, ये लिखा हुआ है यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ। उन्होंने पहले एक मौका दिया था टैक्स पेयर को कि हम आपको एक मौका दे रहे हैं कि अपने डिफेंस में जो भी आपने एविडेंस वगैरह या रिप्लाई वगैरह देना है वो आप इस डेट तक दें, ये वाली डेट तक, लेकिन उसने नहीं दिया। लेकिन अब यहाँ पे वो दोबारा रिमाइंडर में बता रहे हैं कि हम आपको दोबारा एक आपका केस दोबारा फिक्स कर रहे हैं इस डेट पे। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एज रिक्वेस्टेड इन दी शो कास्ट। वो कह रहे हैं कि हम दोबारा आपका केस फिक्स करें। अब यहाँ पे ये नहीं होता कि एक दफ़ा आपको टैक्स नोटिस आ गया, आपने कोई रिप्लाई वगैरह नहीं दिया, कोई कंप्लायंस नहीं की, तो वो बस पड़ा पड़ा खत्म हो जाएगा, ऐसे आपकी जान नहीं छूटती। वो जब तक टैक्स नोटिस आपका पड़ा हो आपको रिमाइंडर वगैरह आते जाएंगे। आप जब रिमाइंडर, ये देखें सबसे पहले शो कास्ट नोटिस आया, फिर उन्होंने 2-3 रिमाइंडर भेजने होते हैं। अगर शो कास्ट नोटिस आया, आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया, जो कमिश्नर है आपको 1-2 रिमाइंडर भेजेंगे, आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया, फिर आपका ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर का आप रिप्लाई, जब आपको ऑर्डर आ जाता है तो फिर आपने अपील में जाना होता है। फिर आप टैक्स जो कमिश्नर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जो भी होता है, उसके पास आप नहीं जा सकते जब आपको ऑर्डर आ जाता है। फिर आपको अपील ऑफिस जाना पड़ता है। अगर आप अपील ऑफिस में नहीं जाता तो फिर आपके अगेंस्ट जो है वो रिकवरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं। ये रिकवरी की प्रोसीडिंग जो होती हैं 138 नोटिस के अगेंस्ट होती हैं। 137 का भी नोटिस आता है। 137 का और 138 का जो नोटिस होता है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है, वो हमने डिस्कस भी किया था, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उस के ऊपर भी है। 137 और 138 के ऊपर जो है ना कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसमें हर चीज़ डिस्कस की है, वो मैंने अपलोड की है, वो आप चेक कर लें कि जब आपको शो कास्ट नोटिस के बाद जब ऑर्डर आ जाता है 137 और 138 का नोटिस आ जाता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो इस टैक्स पेयर को भी जो है पहले उन्होंने शो कास्ट नोटिस भेजा है, उसके बाद ये रिमाइंडर इसके चल रहे हैं। अगर ये रिमाइंडर के रिप्लाई वगैरह प्रॉपर नहीं देगा फिर इसका ऑर्डर आ जाएगा, फिर इसको अपील में जाना पड़ेगा, तो फिर इसके लिए ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो इसका भी रिमाइंडर चल रहा है। आगे हम देखते हैं कि ये रिमाइंडर में अपने रिप्लाई सबमिट करवा के नोटिस ख़त्म करवाता है या नहीं करवाता, या इसको भी अपील में जाना पड़ता है। तो ये सारा केस जो है स्टेप वाइज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एज रिक्वेस्टेड इन दी शो कास्ट नोटिस। वो कह रहा है कि हमने पहले जो शो कास्ट नोटिस ये वाला भेजा था ऊपर जो हमने डिस्कस किया है, इसमें जो आपसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वगैरह रिप्लाई वगैरह मांगा था वो हम दोबारा आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप वो सारी चीज़ें दोबारा प्रोवाइड करें हमें। फिर उसके बाद लिखा हुआ है प्लीज नोट दैट इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस और पार्शियल कंप्लायंस, अगर तो आप इस रिमाइंडर को भी इग्नोर करते हैं या फिर आप इसको इग्नोर नहीं करते हो, रिप्लाई वगैरह देती हैं जो कि प्रॉपर नहीं होता, उसकी प्रॉपर एविडेंसेस वगैरह नहीं होते, बस थोड़ी बहुत ही चीज़ आप प्रोवाइड कर देते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा, ऑडिट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 15 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस विल बी फाइनलाइज्ड एज पर शो कास्ट नोटिस। वो कह रहा है कि अगर तो आप इसकी कंप्लायंस बिल्कुल भी नहीं करते या आप इसकी कंप्लायंस पार्शियल कंप्लायंस करते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं जो कि सेटिस्फैक्टरी नहीं होती, जो कि इस नोटिस को ख़त्म नहीं कर सकती, तो फिर जो है हम आपके अगेंस्ट जो है ऑडिट की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप चीज़ों को इग्नोर करेंगे, शो कास्ट नोटिस को, रिमाइंडर वगैरह को, तो फिर चीज़ें आपके लिए कम्प्लेक्स होती जाएंगी, मज़ीद प्रोसीडिंग्स जो है वो आपके अगेंस्ट जो है वो स्टार्ट होती जाएंगी, फिर आपके जो है जो नोटिस वगैरह ऑर्डर वगैरह ख़त्म करवाने पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि अगर आप इसकी कंप्लायंस नहीं करते या पार्शियल कंप्लायंस करते हैं तो हम ऑर्डर प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट शुरू करेंगे। फिर उन्होंने यहाँ पे दोबारा आपको एक और मौका दिया हुआ है इस रिमाइंडर का भी। वो कह रहे हैं कि पहले तो एक दे चुके थे, अब हम दोबारा आपको एक मौका और दे रहे हैं कि ये कंप्लायंस डेट है 21 सितंबर 2021, इस डेट तक 11 बजे तक आप जो है वो ये सारे इसके एविडेंसेस वगैरह अपने डिफेंस में और इसके रिप्लाई
वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आप हमें प्रोवाइड करें, अदरवाइज आपके अगेंस्ट जो है वो ऑडिट की प्रोसीडिंग्स हम स्टार्ट कर देंगे, फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तो उसके बाद नीचे कमिश्नर का नेम लिखा हुआ है, ये सारा चीज़ें, उसके एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन की हुई हैं, तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, इसके बाद जो है टैक्स नोटिस जो आया हुआ है, इसके बाद मज़ीद भी इसको रिमाइंडर वगैरह आए हैं, मज़ीद चीज़ें भी इसके अंदर लिखी हुई हैं, ये चीज़ें जो हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये वाली जो डेट है, यहाँ तक जो रिमाइंडर है, यहाँ तक इसको अभी हम वाइंड अप करते हैं, यहाँ तक इसको रोकते हैं। इस डेट तक जो है वो टैक्स पेयर ने इसके बाद जो है अपना एक रिप्लाई सबमिट करवाया है, तो वो रिप्लाई अभी हम बनाना सीखेंगे कि इस डेट तक जो है ये फर्स्ट रिमाइंडर जो उसको आता है, इस डेट के बाद जो है वो टैक्स पेयर कौन सा रिप्लाई जमा करवाता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, वो अपने डिफेंस में क्या क्या चीज़ें बताता है, ये सारी चीज़ें अभी हम इसका रिप्लाई बनाना सीखेंगे। अभी मजीद इसके रिमाइंडर जो है इसको इशू हुए हैं, अभी यहाँ पे इसका टैक्स नोटिस जो है वो ख़त्म नहीं होता, मजीद भी इसके आगे जो है केस ये चलता रहता है, ये बार बार अपने रिप्लाई देता है। तो जो चीज़ें इसके अंदर आती हैं वो हम डिस्कस करते जाएंगे, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पे रोक रहा हूँ। मजीद जो रिमाइंडर है इसके वो भी हम डिस्कस करेंगे, इस पूरे के पूरे नोटिस को हम डिस्कस करेंगे, इसके जितने भी रिप्लाई बनते हैं वो भी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो रिप्लाई इसने कैसे बनाए हैं, क्या क्या चीज़ें हमने सबमिट की हैं टैक्स पेयर के लिए, और इस टैक्स नोटिस को हमने ख़त्म कैसे करवाया, ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करेंगे और मैं आपके साथ जो है शेयर भी करूँगा, इसके रिप्लाई बनाना भी आपके सिखाऊंगा आपको किस तरह रिप्लाई बनते हैं। तो ये जो फर्स्ट रिमाइंडर है यहाँ तक इसको मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ। इसके बाद टैक्स पेयर जो है वो अपना एक रिप्लाई जो है वो सबमिट करता है और इसके साथ जो है एविडेंसेस वगैरह अटैच भी करता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो एक्सेप्ट होता है या नहीं होता, फिर उस रिप्लाई के अगेंस्ट दोबारा कमिश्नर वगैरह क्या चीज़ें करता है, वो दोबारा रिमाइंडर जो उसने इशू किया हुआ है ये नीचे, इसमें वो क्या चीज़ें वो दोबारा पूछता है, तो वो भी हम दोबारा बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको हाफ यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इसका रिप्लाई जो है वो बनाना सिखाऊंगा कि टैक्स पेयर ने यहाँ तक जो फर्स्ट रिमाइंडर उसको आया है, यहाँ तक अपने डिफेंस में वो रिप्लाई जो सबमिट करवा रहा है वो कैसे रेडी हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन थी, कौन कौन से एविडेंस वगैरह अटैच किए हैं, वो रिप्लाई आप बना लेंगे। उसके बाद दोबारा जो नेक्स्ट इसके रिमाइंडर आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके रिमाइंडर जो रिप्लाई वगैरह होंगे रिमाइंडर के वो हम बनाएंगे। फिर उसके बाद मजीद अगर कोई रिमाइंडर आया है इसको नोटिस का तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके रिप्लाई बनाएंगे, फिर इसका जो फाइनल ऑर्डर हुआ है ख़त्म हुआ है जो नोटिस वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये सारा प्रोसीजर जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं वो भी सारी चीज़ें हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो रिप्लाई वगैरह हैं वो भी साथ साथ इसको लेके चलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसका रिप्लाई जो है वो शेयर करूंगा, वो हम बनाना सीखेंगे कि रिप्लाई के अंदर हम क्या क्या चीज़ें जो है वो मेंशन करेंगे, यहाँ तक जो है इसका नोटिस, इसमें वो अपने डिफेंस में टैक्स पेयर जो है वो क्या कह रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, वहाँ पर हम इसको मज़ीद जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।